पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिशियन से लेकर चाय की टपरी तक हर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव साइड को दिखा रहे हैं, एंड जो लोग इसको विरोध करते हैं वो सिर्फ नेगेटिव साइड को दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोग अनबायस्ड होकर यूसीसी को समझेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या गलत। सबसे पहले बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म यानी इक्वल, सिविल यानी नागरिक एंड कोड यानी कलेक्शन ऑफ लॉज, मतलब सबके लिए एक ही कानून, जिसे ऑन नेशन ऑन लॉ भी कहा जाता है। अब इंडिया की लीगल सिस्टम इंग्लिश लीगल थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस्ड है एंड इंग्लिश लीगल थ्योरी के हिसाब से दो तरह के केस होता है, क्रिमिनल केस एंड सिविल केस। क्रिमिनल केसेस के अंडर आता है असॉल्ट, किडनैपिंग, मर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इंग्लिश लीगल थ्योरी कहता है अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है, फॉर एग्जाम्पल राम ने श्याम का मर्डर कर दिया, तो अब राम के अगेंस्ट क्रिमिनल केस बनेगा और एक केस राम वर्सेस श्याम नहीं होगा बल्कि राम वर्सेस द स्टेट होगा, क्योंकि राम ने जो किया है वो सिर्फ श्याम के अगेंस्ट नहीं था बल्कि पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट था। इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर किसी गरीब आदमी के साथ क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसे लॉयर की फीस की टेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सरकार लड़ेगी। अब इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ मौजूद है, यानी कोई हिंदू चोरी करे या फिर कोई मुस्लिम, सिख या ईसाई, सबके लिए कानून सेम ही है। दूसरी तरफ सिविल केसेस के अंडर आता है प्रॉपर्टी लॉ, बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सिविल मामलों में केस बनता है पर्सन वर्सेस पर्सन। फॉर एग्जाम्पल राम ने श्याम की जमीन पर इलीगली बिल्डिंग बना ली है, तो अब राम के अगेंस्ट सिविल केस बनेगा राम वर्सेस श्याम। एंड मोस्ट ऑफ द सिविल मामलों में भी एक यूनिफॉर्म लॉ मौजूद है, यानी अगर प्रॉपर्टी फ्रॉड का केस बनेगा तो सबके लिए सेम ही होगा। लेकिन एक ऐसा सिविल लॉ है जिसमें मजहब के हिसाब से कानून बदलता रहता है, एंड वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ यानी मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन से जुड़े हुए लॉज। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक हिंदू पर्सन सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, वही मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम आदमी 4 शादी कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं फैमिली लॉज के बारे में है कि फैमिली लॉज भी सबके लिए एक हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक मुस्लिम को भी हिंदू की तरह 7 फेरे लेके शादी करना पड़ेगा। इसका बस सिंपल सा मीनिंग ये है कि सबको एक एक्ट के अंदर अपने मैरिज को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब बाकी केसेस के लिए यूनिफॉर्म लॉ है तो फिर फैमिली केसेस के लिए यूनिफॉर्म लॉ क्यों नहीं है? ये जानने के लिए हमें इंडियन लीगल सिस्टम का हिस्ट्री जानना होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज का हिस्ट्री जाने बगैर उसकी प्रेजेंट को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। 1608 में ब्रिटिश कंपनी ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए और जैसे जैसे उनके पास पॉलिटिकल पावर आते गए कंपनी ट्रेडर से रूरल बनने लगे एंड उनके कंट्रोल वाले इलाकों में उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी शुरू करना पड़ा ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ते रहे। इसी के चलते 1972 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक जुडिशियल प्लान इंट्रोड्यूस किया, ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया में लीगल सिस्टम कैसा होगा। इस प्लान के तहत उन्होंने इंडिया में कोर्ट बनाना शुरू किया जहां पर हर धर्म के लोगों का केस लड़ा जाएगा। इन कोर्ट्स में 2 तरह के केस होता था, सिविल केस एंड क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केसेस के लिए इनिशियली उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता था जो ऑलरेडी चली आ रही थी मुगलों के टाइम से, जो कि है फतवा आलमगिरी। एंड सिविल केसेस को धर्मों के ऊपर छोड़ दिया गया, यानी मुस्लिम सिविल केस मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा एंड हिंदू सिविल केस हिंदू लॉ के हिसाब से होगा। फिर 1781 के बाद कंपनी ने धीरे धीरे क्रिमिनल मामलों में इंग्लिश लॉ को इम्पोज करना शुरू कर दिया, लेकिन सिविल मामलों को एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि अगर सिविल लॉ को चेंज किया जाता तो प्रोटेस्ट होता, विरोध होता, हंगामा क्रिएट होता, जिससे कि कंपनी के लूट के काम में डिस्टर्ब होता। इसीलिए कंपनी सिविल मामलों को एज इट इज छोड़ दिया ताकि वो आराम से अपना लूट का काम बरकरार रख सके। ये सिचुएशन चेंज हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक की टाइम पे। बेंटिक थोड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे एंड जब राजा राममोहन रॉय ने उनको समझाया तब उन्होंने 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को पास किया। उसी साल उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट भी एक लॉ बनाया। फिर 1834 में पहली बार इंडिया में लॉ कमीशन बनाया गया जिसने आईपीसी की ड्राफ्ट को रेडी किया। उसके बाद 1853 में दूसरा लॉ कमीशन बनाया जिसने सीपीसी और सीआरपीसी को रेडी किया एंड आईपीसी में कुछ सुधार किया। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिश से लॉर्ड डलहौसी ने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट की ड्राफ्ट रेडी किया। इसके अलावा 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1873 इंडियन ओथ एक्ट्स, 1873 में ही स्पेशल मैरिज एक्ट। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट सभी क्रिमिनल मामलों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बन चुका था और कुछ सिविल मामलों में भी यूनिफॉर्म लॉ बन चुका था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट।
इतने सारे कानून बनाने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैमिली लॉज में यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाए थे, क्योंकि कोई भी धर्म सदियों से चले आ रहे अपने नियम को बदलना नहीं चाहते थे। ऊपर से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेशराइज करके ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट पास करवा लिया, जिस वजह से जितने भी थोड़ी बहुत चेंज हुआ पर्सनल लॉ में वो बाकी धर्मों में हुआ, इस्लाम में नहीं। फिर जब आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब अंबेडकर जी एंड नेहरू जी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे, लेकिन पोस्ट पार्टीशन वायलेंस को देखते हुए उन्होंने एक काम फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। ये बात आर्टिकल 44 में भी क्लियरली मेंशन है। तो उस टाइम पे नेहरू जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने एक हिंदू कोड बिल प्रेजेंट किया हिंदू फैमिली लॉ को मॉडर्नाइज करने के लिए। उस टाइम पे भी हिंदू कंजर्वेटिव लीडर्स ने इसका विरोध किया था, लेकिन नेहरू जी अपना पॉपुलैरिटी को यूज करके इन लॉ को पास करवा लिया, एक बार में नहीं लेकिन 4 अलग अलग हिस्सों में। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जब भी पर्सनल लॉ में चेंज हुआ है तो वो हिंदू लॉ में हुआ है, मुस्लिम लॉ में क्यों नहीं? ये बात सही तो है लेकिन कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जजमेंट दिया है, जिसका सबसे चर्चित एग्जांपल है शाह बानो केस। 1932 में शाह बानो की शादी इंदौर की एक फेमस एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान से हुई थी, लेकिन 1946 में अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली एंड 1975 में शाह बानो को अलग रहने को कहा, क्योंकि उनको अपने दूसरी बीवी के साथ रहना था। अपने 5 बच्चों की परवरिश के लिए शाह बानो के पास कोई भी रिसोर्स नहीं था। इनिशियली अहमद खान उनको थोड़ी बहुत पैसा दे देते थे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। फिर 1978 में 3 बार तलाक कह के उन्होंने शाह बानो को डिवोर्स दे दिया। मदद के लिए शाह बानो ने लोकल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया एंड CRPC सेक्शन 125 के तहत अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करी। सेक्शन 125 में कहा गया है कि पत्नी अगर अपना गुजारा चलाने के लिए काबिल नहीं है और दूसरी शादी नहीं की है तो डिवोर्स के बाद भी पति को उसका मेंटेनेंस देना होगा। लोकल कोर्ट ने हर महीने 25 रुपये का मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया। फिर 1 जुलाई 1980 को शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिविजन पिटीशन फाइल किया, जिसके चलते कोर्ट ने मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ा के 179.80 रुपये कर दिया। इस जजमेंट को अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक हस्बैंड को डिवोर्स के बाद अपने पत्नी को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देना होता है। जनरली इद्दत पीरियड 3 महीने की होती है, लेकिन अगर पत्नी प्रेग्नेंट हो तो इस टाइम पीरियड को चाइल्ड बर्थ तक बढ़ा दिया जाता है। ये केस 1985 तक चला एंड 23 अप्रैल 1985 को जजमेंट शाह बानो के फेवर में आया। कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में जजमेंट दिया एंड मेंटेनेंस अमाउंट को भी बढ़ा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंजर्वेटिव मुस्लिम्स की प्रेशर में आके उस टाइम की गवर्नमेंट ने इस फैसला को बदलने के लिए एक नया एक्ट पास करवा दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसमें कहा गया था मुस्लिम हस्बैंड को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देना होगा, उसके बाद वाइफ की मेंटेनेंस का जिम्मा उनके फैमिली मेंबर या वक्फ बोर्ड पर पड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। दानिया लतीफ़ी जो शाह बानो के लॉयर थे, उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी और ये केस 2001 तक चला। 28 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने दानिया लतीफ़ी की फेवर में जजमेंट दिया और विनिंग आर्गुमेंट ये था कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट में कहीं भी अमाउंट मेंशन नहीं था, बस लिखा गया था रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस। इसी पॉइंट को हाईलाइट करके लतीफ़ी जी ने कहा कि रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस यानी उतना पैसा जितना पत्नी को पूरी जिंदगी बिताने के लिए चाहिए, और अगर पति इतना पैसा 3 महीने में ना दे पाए तो मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दे, जैसा कि ठीक CRPC सेक्शन 125 में कहा गया है। मतलब राजीव गांधी ने जो लॉ बना के शाह बानो केस को ओवरटर्न कर दिया था, वो लॉ खुद ही कोर्ट में ओवरटर्न हो चुका है एंड आज की इंडिया में एक मुस्लिम महिला को भी उतना ही मेंटेनेंस मिलता है जितना कि एक हिंदू महिला को मिलता है। तो क्या UCC की जरूरत नहीं है? अब ऐसा भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम जेंडर इक्वालिटी तो ला सकती है, क्योंकि किसी भी फैमिली लॉज में आज भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से पुरुष का मैरिटियल स्टेटस कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन महिला का की जाती है, जिस वजह से कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पत्नी ने खुद के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है और पति और पत्नी की अचानक अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है। फिर पत्नी का पूरा प्रॉपर्टी भी इन लॉज को हो जाती है, लेकिन उनके माँ बाप को कुछ नहीं मिलता है।
दूसरी तरफ आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनहेरिटेंस का पैसा बेटे और बेटी को इक्वली नहीं मिलता है, बेटी को सिर्फ 1/3 ही मिलता है। इसीलिए अगर यूसीसी को इम्पोज किया जाए तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इससे पूरा सोसाइटी ही रिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी धीरे धीरे जेंडर इक्वालिटी बढ़ी है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत से कन्फ्यूजन है। जैसे कि क्या यूसीसी के तहत स्वगोत्र मैरिज लीगल हो जाएगा या उस पर एग्जिम्पशन होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्हें बहुत से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, क्या इस लॉ को भी डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर इसे भी एग्जिम्पशन मिल जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राइबल कम्युनिटी पर भी लागू होगा? नॉर्थ ईस्ट में जहां कस्टमरी लॉज बहुत ही प्रोटेक्टेड है, वहां क्या होगा? क्या आदिवासियों के ऊपर भी यूसीसी लागू होगा? इन सवालों को लेकर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए 21st लॉ कमीशन ने कहा था यूसीसी लाने से पहले हमें सारे कम्युनिटीज के अलग अलग जो कस्टमरी लॉज है उनको कॉडिफाई करो, क्योंकि ये काम आज भी नहीं हुआ है। उसके बाद हर कम्युनिटी की फैमिली लॉ में सुधार करके उनको जेंडर जस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जो नॉन रिलीजियस सिविल लॉज है, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, उनकी जो लूप होल है उन्हें फिक्स करना होगा एंड लोगों के अंदर लॉज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना होगा, ताकि हंगामा भी ना हो और रिफॉर्म्स भी हो जाए। लेकिन सरकार ने इन सजेशंस के ऊपर काम नहीं किया है एंड 22nd लॉ कमीशन, जिसका टर्म इस साल खत्म होना था, उन्हें बढ़ाकर अगस्त 24 तक कर दिया गया है एंड उनसे कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक रिपोर्ट बनाओ। एट द एंड में बस एक ही चीज़ कहूँगा, हमें यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिटी नहीं खोना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो हमारे फाउंडिंग फादर ने कहा था, जो हमारा कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।